आज का जो आपका टॉपिक है दैट इज वेरिएंस एनालिसिस। अगर आप अपनी कोर्स आउटलाइन चेक करें तो नेक्स्ट टॉपिक आप पे ये बन रहा है। इसके अंदर मेजरली हम मटेरियल, लेबर और एफओएच एनालिसिस की बात करेंगे इन डिटेल। ठीक है, उसकी कुछ हेडिंग्स हैं, कुछ सब हेडिंग्स हैं, उनकी डिटेल में जाएंगे। वेरिएंस क्या होता है, आपको आइडिया तो है ना वेरिएंस क्या होता है और उसके एनालिसिस पर क्या होगा। वेरिएंस होता है डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड मटेरियल एंड एक्चुअल मटेरियल, डिफरेंस बिटवीन द लेबर आवर्स एंड एक्चुअल लेबर आवर्स, डिफरेंस बिटवीन द बजटेड एफओएच एंड एक्चुअल एफओएच। ये वेरिएंस, ये जो डिफरेंस आता है उसको हम देखते हैं कि आपके लिए फेवरेबल है, अनफेवरेबल है। उनका एनालिसिस करना, फर्दर करेक्टिव एक्शन लेना, मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेकिंग के अंदर जब हम एनालिटिकल या एनालिसिस की तरफ जाते हैं तो फिर हम कहते हैं कि उनकी रूट कॉजेस क्या हैं, कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से ये डिफरेंस आ रहे हैं और उसके लिए फर्दर हम क्या एक्शन ले सकते हैं ताकि ये डिफरेंसेस, अनफेवरेबल डिफरेंसेस ना आए। क्योंकि अल्टीमेटली उसकी वजह से हमारी कॉस्ट एक्सीड कर जाती है, हमारा बजट एक्सीड कर जाता है। तो हम अपनी बजट प्लानिंग में इन एनालिसिस को, इन डिसीजन को शामिल करके फर्दर देखेंगे कि हमें क्या करेक्टिव मेजरमेंट या एक्शंस लेने हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिएंस एनालिसिस होता है। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं। ऑलराइट, तो हम स्टार्टिंग से बात करते हैं बच्चे कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट डिफाइन वेरिएंस एज अ डिफरेंस बिटवीन अ स्टैंडर्ड कॉस्ट and the comparable actual cost incurred during a period। ये जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं ना, उनकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं आप लोगों को ऑलमोस्ट, जब ज्यादा क्लासेस होती हैं, मैं आपको 20 से 25 मिनट का मार्जिन देती हूँ। मैम जी, मैम हम जो ए वाले हैं, हमारा वो लास्ट लास्ट वीक सेशन हुआ था जिसकी वजह से हमारा लेक्चर नहीं कंप्लीट हुआ था। आपको मैं करवा दूंगी वो वाला लेक्चर, मुझे याद है। आप हाँ, आपकी ट्यूसडे को क्लास होती है ना, और आप लोग ट्यूसडे सेशन में गए थे, राइट? यस मैम। हाँ, तो वो मैं आपको करवा दूंगी क्लास में। ओके मैम। दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, इट हैज नथिंग टू डू विद दिस टॉपिक। ठीक है, फिलहाल इसको समझे। Okay, so the Institute of Cost and Management Accountant define variance as the difference between a standard cost and the comparable actual cost incurred during a period। ठीक है, आप एक्चुअल और स्टैंडर्ड कॉस्ट का डिफरेंस लेते हैं और कंपेयर करते हैं और उस डिफरेंस के बेसिस के ऊपर उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। ठीक है, एक पीरियड यानी एक मंथ भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, एक सेमी एनुअल पीरियड भी हो सकता है, क्वार्टर भी हो सकता है। ये जो इंफॉर्मेशन होती है डिसीजन मेकिंग की, ये पीरियड टू पीरियड वेरी करी होती है। मैनेजमेंट को जब भी कंपैरिजन करना है उनके लिए वही पीरियड होगा। उनको एक मंथ का करना है, उनको क्वार्टर का करना है, उनको 4 4 5 मंथ्स का करना है, ये डिपेंड करता है, वो उनके लिए एक पीरियड बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है ये बेसिकली कंपनी अपनी डिसीजन मेकिंग के लिए इंटरनल तौर पर यूज कर रही होती है, ताकि वो देख सके कि हमें कहाँ कहाँ पे हमें बजटिंग बेटर करनी है, कहाँ कहाँ पे हमारी कॉस्ट एक्सेसिव आ रही है, उनके क्या रीजंस हैं, और हम किस तरह से अपनी कंपनी की कॉस्ट को कम करके अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी बेटर बना के अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं या प्रॉफिट ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, मेन इनका ऑब्जेक्टिव ये होता है। So variance analysis can be defined as the process of computing the amount of and isolating the cause of variance between the actual cost and standard cost। तो वेरिएंस एनालिसिस डिफाइन करता है कि जब भी आप आइसोलेटिंग यानी सेपरेटली एक्चुअल कॉस्ट को, स्टैंडर्ड कॉस्ट को देखते हैं और फिर उनके वेरिएंस को देखते हैं और फिर आप उसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि इनमें क्या 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 रीजनिंग है जिसकी वजह से ये वेरिएंस एग्जिस्ट कर रहे हैं। इट इन्वॉल्व टू फेजेस। सो फर्स्ट वन इज द कंप्यूटेशन ऑफ इंडिविजुअल वेरिएंस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉज ऑफ ईच वेरिएंस। पहले तो आप देखते हैं कि वेरिएंस क्यों आ रहे हैं, इनका डिफरेंस क्यों आ रहा है, फिर उनकी कॉजेस पे जाते हैं ईच वेरिएंस की। ठीक है, उनको डिटरमिनेट करते हैं। तो अभी आपको वेरिएंस एनालिसिस क्लियर है कि आप कंप्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस और उनकी आइसोलेटिंग
रीजनिंग पे जाते हैं कि रीजनिंग क्या है, और उस रीजनिंग के टू फेजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज द कंप्यूटेशन ऑफ इंडिविजुअल वेरिएंस, सेकेंड वन इज द डिटर्मिनेशन द कॉजेस. ठीक है, कि आप पहले वेरिएंस को कंप्यूट करते हैं कि कितना वेरिएंस आ रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है. ऑब्वियसली वो जब नेगेटिव या डिवोर्स होगा तभी उनकी कॉजेस पे जाएंगे. पॉजिटिव है तो वो तो अच्छा साइन है आपके लिए, वो कंपनी के लिए फेवरेबल है. वो अनफेवरेबल होगा तभी कंपनी उनकी कॉजेस पे जाएगी. सेकंड स्टेप पे आप तब जाते हैं जब डिफरेंस आपका नेगेटिव होता है या अनफेवरेबल होता है, या आपके थ्रेश होल्ड से एक्सीड करता है. राइट. सो केयर टू बी टेकन while comparing the actual and standard cost. किन किन एरियाज पे आपको देखना होता है जब आप कंपैरिजन करते हैं between the actual and standard cost. First point is conditions might have changed, thus rendering the standard cost unrealistic. For instance, the quality of available material may be low. अब वो ये कह रही है कि हो सकता है कि कंडीशंस आपकी चेंज हो जाए, कि जो आप जिसकी वजह से, जिन कंडीशन की वजह से जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट हो वो अनरियलिस्टिक हो जाए. ठीक है. फॉर इंस्टेंस उन्होंने एग्जांपल दी है कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स अवेलेबल में बी लो. इसको मैं इस तरह से डिफाइन करती हूँ. ये कंपनी ने एक रॉ मटेरियल क्वांटिटी की जो प्राइस डिसाइड की थी वो $10 पर यूनिट थी, रॉ मटेरियल. और ये हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल की प्राइस डिसाइडेड थी. ठीक है. ठीक है. लेकिन अब कंपनी ने ये चेंज कर दिया कि वो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल की जगह लो क्वालिटी रॉ मटेरियल यूज करेंगे. यहाँ पे आपकी स्टैंडिंग कॉस्टिंग चेंज हो जानी चाहिए. ये तो $10 पर यूनिट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल की कॉस्ट थी. ठीक है. अब क्योंकि जब आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग अनरियलिस्टिक हो गई, क्योंकि आपने $10 ही अभी भी फिक्स किया हुआ है, जबकि आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो होगी वो $10 बेस्ड पर होगी हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल के. तो वहां पे आपका जो कंपैरिजन होगा वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा अगर आपका स्टैंडर्ड कॉस्ट की क्वालिटी लो हो गई है जबकि एक्चुअल कॉस्ट को आप हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल से कंपेयर कर रहे हैं. तो अगर कंडीशन चेंज होती है तो वहां पे कॉस्टिंग की जो एप्लीकेबिलिटी होगी वो भी चेंज हो जाएगी. अजान हो रही है, 2 मिनट रुक जाए. ऑलराइट. तो इस फर्स्ट पॉइंट की समझ आई आपको कि आपने यहाँ पे कंपनी ने चेंज कर दी अपनी कंडीशन कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी रॉ मटेरियल की वो पहले $10 थी. ठीक है. और जब आप रॉ मटेरियल हाई क्वालिटी लेने की जगह जी हाई क्वालिटी रॉ मटेरियल लेने की जगह अब आप पॉलिसी चेंज करें हैं कि आप लो क्वालिटी या मीडियम क्वालिटी रॉ मटेरियल बाय करेंगे. जब आपकी क्वालिटी गिर गई तो आपकी प्राइस भी चेंज हो जाएगी, लेकिन आपकी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आपकी $10 पर यूनिट ही है या उसके अराउंड ही है. ठीक है. तो उस वजह से जो कंपैरिजन होता है बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट वो अनरियलिस्टिक हो जाता है, क्योंकि जब आप कंडीशन चेंज करें हैं तो उस कंडीशन को अप्लाई करेंगे दोनों तरफ. ठीक है. पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट, स्टैंडर्ड फिक्स्ड अपॉन ऑन टू आइडियलिस्टिक बेसिस विल रिमेन अनअटेनेबल. बच्चे एक ही बार सारे बच्चे आ जाएं. Okay. So standards fixed upon on two idealistic basis will remain unattainable. ठीक है. इसका क्या मतलब है कि आप कहते हैं कि एक आइडियलिस्टिक अप्रोच क्या होगी कि जो स्टैंडर्ड फिक्स कॉस्ट है उसको वो आप इस तरह से आइडियलिस्टिक कर सकते हैं कि जो आपकी मशीनरी
प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही है वो हाईली एफिशिएंट हो, विच रिक्वायर 100% एफिशिएंसी, ठीक है। 100% आइडियली एफिशिएंट हो भी सकती है, लेकिन इसके बहुत रेयर चांसेस होते हैं। वो किस तरह से एफिशिएंट होगी? अगर उस मशीन के अंदर किसी भी तरह का कोई फ्लॉ नहीं आता, डाउन टाइम नहीं आता, मेंटेनेंस नहीं आती, तो हम कैसे कह सकते हैं कि मशीन आपकी एफिशिएंट है। बट ऐसा होता है, ये अटेनेबल नहीं होता। क्यों अटेनेबल नहीं होता? ठीक है, वो आइडियलिस्टिक सिर्फ तब होगा जब उस पीरियड के अंदर आपकी मशीनरी के अंदर कोई फ्लॉ नहीं आएगा, कोई मेंटेनेंस नहीं आएगी, कोई स्पेयर पार्ट डिफेक्टिव नहीं निकलेगा, कोई प्रॉब्लम किसी तरह की भी नहीं निकलेगी। लेकिन होता नहीं है ऐसा। अनअटेनेबल इसलिए होता है क्योंकि उसके अंदर आपका डाउन टाइम भी आता है, मेंटेनेंस भी आती है, कुछ पार्ट भी चेंज होने वाला होता है, कभी कभी आपके ऑपरेशंस बहुत एफिशिएंट परफॉर्म नहीं हो रहे होते। इसकी वजह से जो होती है वो आपकी आइडियलिस्टिक ये वाली अप्रोच नहीं हो सकती, ठीक है। तो इस चीज को भी कंपेयर करते वक्त आपने देखना है। थर्ड पॉइंट इज द सर्विस rendered by a service department may not be जी। any student left? मैम ओके, मोहम्मद अब्दुल्ला डिस्कनेक्ट हो गया था। किसी बच्चे ने वो कर दिया होगा ना आपको। मैं इसीलिए अटेंडी बनाती हूँ ताकि कोई बच्चा आपको निकाले नहीं। ये बच्चे शरारत कर रहे होते हैं अक्सर। इंटरनेट सबका ठीक चल रहा है? कल तक इंटरनेट का काफी नो इशू था। नो आज मैम, मेरे यहाँ ख्याल अभी भी है वैसे मैम। अच्छा अभी भी है, लेकिन यहाँ पे इशू वैसे रिजॉल्व हो गया है। आज सुबह मेरे ख्याल से इंटरनेट मेरा तो ठीक चल रहा था। कल तक हालात ठीक नहीं थे, पिक्चर भी डाउनलोड नहीं हो रही थी। आप किन एरियाज में है जहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है? मैम G8। ओके, okay. So the services rendered by a service department may not be up to the mark, so that for example time is lost due to a machine working slow, ठीक है। अगर लेट सपोज जो भी सर्विस डिपार्टमेंट में सर्विसेज रेंडेड कर रहे हैं वो हो सकता है अप टू द मार्क ना हो, अब उसकी वजह से टाइम इलैप्स की वजह से हम कह सकते हैं कि आपकी मशीन जो है वो काम स्लो वर्क कर रही है, उसकी वजह से टाइम लॉस्ट हो रहा है। और उसकी वजह से भी एक आपका, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम किसी चीज की प्रोडक्शन में लगेगा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है। मशीनरी रन हो रही है, यूटिलिटीज यूज हो रही हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी ज्यादा लग रही है। तो ये भी कंपैरिजन करते वक्त आपने इस फैक्टर को भी देखना होता है कि ऐसे ऐसा कोई पॉइंट तो नहीं रेज हो रहा। इन सर्टेन एक्टिविटीज फिक्सेशन ऑफ अ स्टैंडर्ड इज आइदर नॉट पॉसिबल और नॉट डिजायरेबल। कभी कभी ये होता है कुछ जगहों पे कि जब आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर रहे होते हैं ना, यानी कि एस्टिमेशन कर रहे होते हैं, तो उसकी फिक्सेशन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। किस तरह से गुड्स रिक्वायरिंग आर्टिस्टिक वर्क ऑफ हाई क्वालिटी कैन नॉट बी और शुड नॉट बी सब्जेक्ट टू क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, कि कोई ऐसा काम, कोई ऐसी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं जिसमें आर्टिस्टिक वर्क रिक्वायर्ड है हाई क्वालिटी का, ठीक है, जो कि कस्टमाइज नेचर का है, उसमें आप ये नहीं बता सकते कि इतने टाइम पे आप इतनी क्वांटिटी इतने स्टैंडर्ड्स आप प्रोड्यूस कर देंगे। वो कभी कभी टफ हो जाता है और कभी कभी उसमें टाइम भी ज्यादा लग जाता है। तो वो सब्जेक्टिव बेसिस के उस पे आप ये नहीं कह सकते कि हम इतने टाइम में ये करके ही देंगे, क्योंकि वो हाई क्वालिटी की आर्टिस्टिक चीज होती है जिसमें टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड हो सकता है कभी कभी, जो आपने एस्टिमेट किया होता है। तो 100% एक्यूरेट एस्टिमेशन या फिक्सेशन बिकम्स इम्पॉसिबल और बिकम्स नॉट रिलायबल पॉसिबल, ठीक है। रिलायबली उसको मैयर नहीं किया जा सकता। In certain cases, work cannot be properly measured. Standard in these cases will be useless. अगर आप उसको स्टैंडर्ड करेंगे, उनकी फिक्सेशन करेंगे, तो वो यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि अक्सर वो मेजरमेंट प्रॉपर होती नहीं है, ठीक है, ऐसे केसेस में।
उस variance can broadly classified into the following categories: the material variance, the labor variance, the variable overhead variance and the fixed overhead variance. अब ये देखें कि इन्होंने इसको डिवाइड 3 कैटेगरीज में ही किया, जो ब्रॉड 3 कैटेगरीज ही हैं, लेकिन ओवरहेड को उन्होंने वेरिएबल और फिक्स में कैटेगराइज कर दिया है। तो 3 तरह की चीजें हैं आपकी: मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। ओवरहेड के अंदर आपका फिक्स्ड और वेरिएबल वेरिएंस आ जाता है, ठीक है। अब इसको अगर इस ग्राफ में देखें तो ये वाली सारी चीजें हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो मेरी कोशिश यही होगी कि जो फर्स्ट पॉइंट है आपका मटेरियल वेरिएंस या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, उसको हम आज कंप्लीट कर लें, ठीक है, राइट। तो क्लास में होते तो मैं आपकी थोड़ी प्रैक्टिस भी करवा देती, वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता। तो बाकी मेरी कोशिश यही होगी वो मैं क्लास में करवा दूँ आपको। तो वेरिएंस के अंदर 3 तरह की मेजर टाइप्स आती हैं: मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस एंड ओवरहेड वेरिएंस। तो पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को अगर हम देखें तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमारे पास पहला प्राइस वेरिएंस और क्वांटिटी और यूसेज वेरिएंस आ जाता है। दो मेन हेडिंग्स, प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी और यूसेज वेरिएंस, ठीक है। और क्वांटिटी और यूसेज वेरिएंस पे जाएं तो उसकी फर्दर 2 सब हेडिंग्स हैं आपके पास: मिक्स वेरिएंस और यील्ड और सब यूसेज वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की 2 टाइप्स हैं: प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस। क्वांटिटी और यूसेज वेरिएंस की फर्दर 2 टाइप्स हैं: मिक्स वेरिएंस एंड यील्ड और सब यूसेज वेरिएंस, ठीक है। ये आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है पूरा, जो हम आज की क्लास में कंप्लीट होपफुली कर लेंगे। डायरेक्ट लेबर के अंदर आगे फर्दर ये वाली टाइप्स आ जाती हैं, जब इनको देखें, इनको पढ़ेंगे तो हम इनकी बात करेंगे। और ओवरहेड में हमारे पास ये वाली चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की, जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि ये 2 मेन हेडिंग्स हैं और आगे उसकी फर्दर 2 सब हेडिंग्स हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? इज द डिफरेंस बिटवीन the actual cost of direct materials used and standard cost of direct materials specified for the output achieved, ठीक है। I repeat again, is the difference between the actual cost of direct material used, कितना direct material आप use कर रहे हैं actually, और standard cost of direct material specified के एक period के लिए कितना material आपने specify किया था, production के लिए specify किया था, जिससे आप output achieve करें, ठीक है। तो इस difference को material cost variance बोलते हैं आप, ठीक है। यानी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल स्पेसिफाइड, ठीक है। दोनों को डिडक्ट करेंगे तो आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, ठीक है। अब दिस वेरिएंस रिजल्ट from a difference between the quantities consumed and quantities of material allowed for production and from difference between price paid and price determined predetermined। ये बेसिकली इस फॉर्मूले की बात करें, अगर हम इसको इसकी तरफ पहले आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपको चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। कि वेरिएंस इस तरह से हमारे पास आता है कि जब आप क्वांटिटी कंज्यूम्ड की एक्चुअल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल प्राइस से, ठीक है, क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल अलाउड फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास स्टैंडर्ड बेसिकली ये वाली चीज आ जाती है। और उसके बाद फ्रॉम डिफरेंस बिटवीन प्राइस पेड एंड प्राइस प्री डिटरमिन्ड, एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये चीज आ जाती है। अब इसको देखते हैं, इट कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग द फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस, इनकी एब्रिविएशन ये मेंशन है, ठीक है। तो अगर आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ मटेरियल। इसको हम कहते हैं इस पार्ट को स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट मटेरियल, या स्टैंडर्ड कॉस्ट भी जस्ट बोल सकते हैं। एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कहते हैं एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्योंकि हम मटेरियल कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात कर रहे हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आएगी। एक्चुअल क्वांटिटी को एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल की आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन एग्जांपल है छोटी सी, इसको देखते हैं। प्रोडक्ट ए रिक्वायर
10 kg of material at a rate of ₹4 per kg. प्रोडक्ट ए बना रहे हैं जिसमें आपके पास 10 kg ऑफ मटेरियल यूज हो रहा है और आपके पास ₹4 पर kg चार्ज हो रहा है उस पर, ठीक है। The actual consumption of material for the manufacturing of product A, अब actual consumption की बात कर रहे हैं, came to 12 kg of material at a rate of 4.50 per kg, जिसमें एक यूनिट यानी प्रोडक्ट ए 12 kg मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हैं और उसमें आपका रेट लग रहा है 4.50। यानी यहाँ पे आप ये देखिए कि जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुई है उसमें एक यूनिट आपका 10 kg का बन रहा है और एक्चुअल में आपका 12 kg यूज हुआ रॉ मटेरियल का, और एक्चुअल प्राइस जो आपने प्री डिटरमिनेट किया वो ₹4 पर केजी, जबकि यहाँ पे ₹4.5 पर केजी। यानी क्वांटिटी भी आपकी एक्चुअल में बढ़ रही है एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, द सेम प्रोडक्ट ए, ठीक है, और प्राइस भी आपकी बढ़ रही है। तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया कि जो रिजल्ट आएगा, जो वेरिएंस आएगा, वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा, क्योंकि सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए आपकी क्वांटिटी भी ज्यादा लगी है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है कि आपने या तो मटेरियल कम फॉरकास्ट किए एक प्रोडक्ट के बनाने के लिए, ठीक है, या आपने, या ये भी हो सकता है कि इनएफिशिएंट मटेरियल को यूज किया है, ठीक है। दूसरा, जो आपने प्राइस एस्टिमेट की है, जो प्री डिटरमिनेट किया, उससे ज्यादा लग रही है, ठीक है। तो जब प्राइस एक्चुअल ज्यादा चार्ज होती है तो डिफरेंस आपका अनफेवरेबल आता है, एक्चुअल कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है। तो कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बाय दिस फॉर्मूला आपने कैलकुलेट करना है। हमने बात की थी कि एसपी को एसक्यू से मल्टीप्लाई करें, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसको हम स्टैंडर्ड कॉस्ट कहते हैं, और एक्चुअल प्राइस को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो उसको एक्चुअल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे एक्चुअल कॉस्ट में से, ठीक है। तो एसपी स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपके पास, अगर आप नोटिस करें, स्टैंडर्ड प्राइस है आपके पास फोर ₹4 पर केजी था ना, स्टैंडर्ड प्राइस 4 है, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 10 केजी, कि आप 10 केजी का एक प्रोडक्ट ए बना रहे हैं। हम सिर्फ प्रोडक्ट ए की बात कर रहे हैं, हम टोटल यूनिट्स की बात नहीं करें, एक यूनिट की बात करें, विच जो हमारा एक यूनिट बनेगा 10 केजी के स्टॉक से, 10 केजी के रॉ मटेरियल से। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारी प्रोडक्ट ए बनाने के लिए 10 केजी हो गई, और हमारी स्टैंडर्ड प्राइस होगी ₹4 पर केजी, और एक्चुअल प्राइस हमारी है 4.50, और एक्चुअल क्वांटिटी है हमारे पास 12 केजी, ठीक है। अब दोनों को जब मल्टीप्लाई किया और माइनस किया तो आपके पास 14 आ रहा है, क्योंकि अब आपकी एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड कर गई है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट से, ठीक है। तो रिजल्ट इज अनफेवरेबल आर एडवर्स, यानी कि 14 आपको मटेरियल की कॉस्ट एक्स्ट्रा पे करनी पड़ी है, क्योंकि आपकी फोरकास्टिंग इतनी अमाउंट से कम थी। समझ आ गई? डू आई नीड टू रिपीट इट? मैम ये No, ma'am. अनफेवरेबल है किसको? जी, क्या बोल रहे हैं बच्चे? मैम ये अनफेवरेबल होगा या फेवरेबल? ये लिखा हुआ है अनफेवरेबल। हमने फार्मूला देखे ना क्या यूज किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। ये देखें, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हमने पहले भी बात की थी जब हम सीओजीएस और वो वाले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की सॉरी बात कर रहे थे, तो हम उनमें उनमें कुछ चीजें हम पढ़ चुके हैं जिनको अभी भी रिकॉल कर रहे हैं, कुछ चीजें वहां से भी आपकी मैच हो सकती हैं, ठीक है। उसमें हमने क्या बात की थी कि जब आपकी एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड करती है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो अनफेवरेबल आता है, यानी कि यहाँ पे ₹14 एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है आपको, ठीक है। और ये अनफेवरेबल है कि आपकी मटेरियल की कॉस्ट ज्यादा लग रही है ₹14 से। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्ट ए बनाने के लिए आपने क्वांटिटी भी कम सपोज की थी और प्राइस भी कम सपोज की थी, जबकि एक्चुअल क्वांटिटी भी ज्यादा लगी है प्रोडक्ट ए बनाने के लिए और कॉस्ट भी ज्यादा लगी है। दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, 10 को 12 केजी से और ₹4 को 4.50 से। तो रिजल्ट जो आ रहा है वो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है और एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है। ₹14 का जो रिजल्ट है वो अनफेवरेबल या एडवर्स है आपके लिए, ठीक है। यस मैम। एक्सक्यूज आगे मी मूव मैम। करें। जी जी मैम वो शबाज मैम वेट कर रहे हैं मैम, उसको मैम करें इंटर। जी, उसको बोले दोबारा रिक्वेस्ट भेजें। मैम मैं कहता हूँ मैम।
ओके, आगे मूव करते हैं फिर। So the standard material and standard cost per kg of material required for the production of 1 unit of product A is material 5 kg at the rate ₹5 per kg। ठीक है, वो ये कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट ए बनेगा वो बेसिकली कम से कम भी 5 kg का बनेगा और ₹5 पर kg पे लग रहे हैं। ठीक है, यानी जो प्राइस है पर kg वो ₹5 है और मटेरियल ए का 1 यूनिट बनेगा 5 kg रॉ मटेरियल से। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। और ये किसकी बात हो रही है, ये स्टैंडर्ड मटेरियल की और स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, अब एक्चुअल प्रोडक्शन आर रिलेटेड डेटा आर दिस 400 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। ठीक है, 400 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए और मटेरियल यूसेज 2200 kg एट द रेट ₹4.80 पर kg। ये वाला जो डेटा है ना 400 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, ये रिलेट करता है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से कि इतने यूनिट्स प्रोडक्ट ए के लिए अलाउ किए गए हैं प्रोडक्शन के लिए, तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है। ठीक है, और उसमें आपने 400 यूनिट प्रोडक्ट ए के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए अलाउ किए हैं। ठीक है, तो उसमें हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉर एक्चुअल आउटपुट कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। ठीक है, क्योंकि एक यूनिट बन रहा है आपका 5 kg से। ठीक है, एक यूनिट बन रहा है और टोटल 400 यूनिट्स बनाए हैं। तो जब स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप एक्चुअल आउटपुट की कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, आप जो टोटल यूनिट्स बना रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 kg रॉ मटेरियल से, क्योंकि एक यूनिट आपका बन रहा है 5 kg रॉ मटेरियल से, तो आपके पास 2000 kg आ जाएगा। क्लियर, ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई है। आई रिपीट अगेन, ये आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई है। ठीक है, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ। आपके पास ये वाला जो डेटा था ये स्टैंडर्ड प्राइस और मटेरियल कॉस्ट का था, यानी कि उन्होंने बताया था कि एक यूनिट प्रोडक्ट ए का एक यूनिट जो बनेगा वो आपका 5 kg रॉ मटेरियल से बनेगा और 1 kg की जो प्राइस है वो ₹5 है। जबकि आपने प्रोडक्शन के लिए अलाउ किए हैं 400 यूनिट्स, यानी कि ये आपका जो डेटा है ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड है। 400 यूनिट आपके बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए आपके रेडी हो रही हैं। ठीक है, तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी आप एक्चुअल आउटपुट की यहाँ पे देखेंगे कि 400 यूनिट्स आपके थे, लेकिन 5 kg से एक आपका मटेरियल बन रहा था, तो आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 2000 kg आ गया। ठीक है, अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, वही फार्मूला यूज होगा आपका प्रीवियस वन, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें, क्योंकि इसमें आगे फार्मूलाज चेंज होंगे नई नई चीजें कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से माइनस करेंगे तो आपके पास वही वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट का आ जाएगा। अगेन आपके पास फार्मूला वही था कि स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस क्या थी आपके पास ₹5 पर kg, मल्टीप्लाई किया स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000 थी। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 आ गया, माइनस एक्चुअल प्राइस आपकी है 4.80। ठीक है, एक्चुअल प्राइस आपकी 4.80 है, मल्टीप्लाई कर दी एक्चुअल क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 2200 है, इतना मटेरियल यूज हो रहा है तो एक्चुअल क्वांटिटी आपकी ये है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया आगे आपके पास 10,560। एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड कर रही है ना स्टैंडर्ड कॉस्ट से, अगेन आपकी जितनी अमाउंट से एक्सीड कर रही है एक्सेसिव अमाउंट आपकी अनफेवरेबल है, एक्सेसिव अमाउंट आपकी अनफेवरेबल है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? मैम ये आंसर 560 है, 560। अच्छा, इस क्वेश्चन वो मैं देख लेती हूँ, इन्होंने ना एक दो क्वेश्चंस हैं उन्होंने थोड़ी सी वैल्यूज की गड़बड़ की थी, वो मैं आपको करेक्ट करा दूंगी, तो वो आप नोटबुक पे लिख लीजिएगा जहां जहां अगर कोई प्रॉब्लम हुई। दिस इज 560 नॉट 56। मैम ये फेवरेबल नहीं होगा। ये फेवरेबल कैसे हो सकता है, मुझे रीजन बता दें। मैम ये 10,000 आप अगर प्राइस को देख के फेवरेबल कह रही है ना कि आपकी जो मटेरियल की प्राइस थी वो 5 रुपी पर kg थी स्टैंडर्ड में, जबकि एक्चुअल में आपकी कम हुई है, तो आप फिर ये भी देख लें कि 5 रुपी पर kg से आपके 2000 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे थे। ठीक है, और आपके 4.80 से 2200 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है।
तो उस बेसिस के ऊपर अगर आप देखें कंपैरिजन करें तो एक्चुअल कॉस्ट आपकी इंक्रीज कर गई है। जी आगे मूव करें बच्चे। Okay, Yes, ma'am. so material price variance occurs when raw material are purchased. मटेरियल, अब देखें हमने बात की थी, अभी बात की थी, आपने ना पिछली चीजों को रिकॉल करना है ताकि आप कंपैरिजन के लिए उसको देख सकें और कंफ्यूज ना हो। हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की भी तक बात की है। हमने जो 2 एग्जांपल सॉल्व की हैं वो हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से की है, जिसमें सिंपल क्या करना था, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट मींस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल कॉस्ट मींस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। उनके मल्टीप्लिकेशन से हमने सब्ट्रैक्शन करनी थी और हमारे पास वेरिएंस मटेरियल कॉस्ट का आना था। ठीक है, अभी हमने मटेरियल कॉस्ट की बात की थी, जो उसके अंदर हम मटेरियल कॉस्ट ये वाली बात कर रहे थे। अब हम आगे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, ठीक है, अगली कैलकुलेशंस में आएंगे। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात करेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस अकर व्हेन रॉ मटेरियल आर परचेज एट अ प्राइस डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड प्राइस। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि वेरिएंस तभी मटेरियल प्राइस का इनकर्ड होगा जब आपकी परचेजिंग प्राइस स्टैंडर्ड प्राइस से डिफर करेगी, यानी एक्चुअल कुछ और पे कर रहे हैं, एस्टिमेट कुछ और किया था आपने प्राइस का। ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा उसकी वजह से मटेरियल प्राइस डिफरेंस होगा। ठीक है, okay, so it is that portion of the direct material which is due to difference between actual price paid and standard price specified. ये वो पोर्शन है डायरेक्ट मटेरियल का which is due to the difference, जो डिफरेंस किसकी वजह से आते हैं, एक्चुअल प्राइस पेड एंड द स्टैंडर्ड प्राइस स्पेसिफाइड। कितनी प्राइस पे कर रहे हैं और कितनी प्राइस उस प्रोडक्ट की स्पेसिफाई की थी, प्री डिटरमिन्ड की थी, उनके डिफरेंस को हम मटेरियल प्राइस वेरिएंस कहते हैं। Computation can be done by using the formula material price variance equal to standard price minus actual price multiplied by actual quantity। अभी रिकॉल करें, ये चीज आप पढ़ चुके हैं एक बार, ये चीज आप पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस में से माइनस करेंगे एक्चुअल प्राइस को और एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस आएगा। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है नीचे कि द वेरिएंस इज अनफेवरेबल when the actual price paid exceeds the predetermined standard price। ठीक है, वो कह रहे हैं अनफेवरेबल तब होगा जब एक्चुअल प्राइस जो होगी एक्सीड कर जाएगी प्रीडिटरमिन्ड स्टैंडर्ड प्राइस से। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा पे कर रहे हैं, इस बजट कम बनाया था उसका, तो वो आपकी अनफेवरेबल होगा कि बजटेड अमाउंट कम थी। ठीक है, और ऑपोजिट होगा, यानी कि एक्चुअल प्राइस कम होगी और स्टैंडर्ड प्राइस ज्यादा होगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो फेवरेबल होगा। इसका मतलब ये कि जो वेरिएंस है वो फेवरेबल है, आपकी मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, फेवरेबल है, एक्सेसिव अमाउंट पे नहीं करनी पड़ रही बल्कि कुछ अमाउंट सेव हो रही है। ठीक है, क्योंकि जब भी बजटिंग करती है ना कंपनी डिफरेंट डिपार्टमेंट की, तो वो बजटिंग के बेसिस के ऊपर रिसोर्स को एलोकेट कर देती है। रिसोर्स को एलोकेट करती है तो वो जब एक्टिविटी डन हो जाती है देन कंपेयर करती है कि ये हमारी बजटिंग थी और इससे इतनी कॉस्ट हुई है, और क्या हमारी बजट्स फुलफिल हुए इसके अंदर या नहीं हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए और क्या रीजंस थी, फिर उनकी रूट कॉजेस पे जाते हैं और उनके कैलकुलेशन पे जाते हैं। ठीक है, फेवरेबल हो तो कंपनी के लिए होता है कि कंपनी के पैसों की बचत हुई है, क्योंकि यहाँ तो हम प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी की एग्जांपल ले रहे हैं, कंपनी थाउजेंड्स में प्रोड्यूस करती है गुड्स को एक पीरियड, एक स्पेसिफिक स्मॉल पीरियड में, और उस बेसिस के ऊपर अगर आपकी एक्चुअल प्राइस माइनर लेवल पे भी एक्सीड करती है तो आपको काफी ज्यादा एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती है या बियर करनी पड़ती है। ठीक है, सो इट इज advisable that material price variance should be calculated at the time of material purchase rather than material are used। वो कह रहे हैं कि बेटर ये होता है कि जब आप मटेरियल परचेज करें ना तभी उस मटेरियल प्राइस वेरिएंस वो कैलकुलेट कर लें। दिस इज क्वाइट बेनिफिशियल फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड करेक्टिव एक्शन।
आपके लिए बेनिफिशियल इस तरह से होगा कि आप कंपनी की परफॉर्मेंस को देख सकेंगे कि अच्छा ज्यादा कॉस्ट हमें पे करनी पड़ी है, तो अब ज्यादा कॉस्ट का जो रॉ मटेरियल है इसको बेटर वे में आपने यूज करना है, एफिशिएंट वे में यूज करना है और हमें अच्छे आउटपुट्स देने हैं, क्योंकि हमें ज्यादा पे करना पड़ा है और इसको वेस्ट नहीं करना आपने। तो वहां पे करेक्टिव एक्शन मॉनिटरिंग के साथ भी ले सकते हैं। मैम जी ये जो पीछे फॉर्मूला है जी, ये इसमें वाला मैम ये फेवरेबल नहीं आएगा? क्या चीज फेवरेबल आएगी? दिस वन, यस, फॉर्मूला जो है पीछे। ये फार्मूला नहीं मटेरियल पिछली प्राइस स्लाइड। पे यस मैम। इसकी बात कर रहे हैं, तो बच्चे इसमें तो कोई वैल्यू हमने डिस्कस नहीं की अभी। मैम लेकिन उन्होंने कहा है ना कि एक्चुअल प्राइस एक्सीड्स द स्टैंडर्ड प्राइस। वो तो उन्होंने तो लिखा है कि अगर एक्चुअल प्राइस एक्सीड करती है स्टैंडर्ड प्राइस से, तो आप कह रहे हैं वो फेवरेबल होना चाहिए। यस मैम। कैसे? मैम एक्चुअल प्राइस अगर ज्यादा होएगी स्टैंडर्ड प्राइस से तो नेगेटिव में आंसर आएगा। अनफेवरेबल वो कह रहे हैं। हाँ, तो मतलब आप कह रहे हैं कि वो फेवरेबल होना चाहिए, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि क्यों फेवरेबल होना चाहिए? क्योंकि मैम ये एक्चुअल प्राइस अगर ज्यादा होएगी स्टैंडर्ड प्राइस से तो नेगेटिव में आंसर आएगा ना। नेगेटिव या पॉजिटिव को छोड़ दे मेरा बच्चा, उसको छोड़ दें, नेगेटिव पॉजिटिव पे ना जाएं। हम वो बात कर रहे हैं कि हम बजटिंग कितनी कर रहे हैं और हम कितना एक्चुअल पे कर रहे हैं। नेगेटिव पॉजिटिव को यहाँ छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। वो तो हम पे है ना कि हम एक्चुअल प्राइस को पहले रखते हैं। एक्चुअल प्राइस ज्यादा होती है तो हमारा पॉजिटिव आ जाएगा, अगर स्टैंडर्ड प्राइस ज्यादा होती है तब भी पॉजिटिव आ जाएगा। ये तो वो चीज है ना कि हम उसको चेंज कर सकते हैं, उससे आपकी कैलकुलेशन पे कोई फर्क नहीं आना। ये तो हमने डिसाइड किया कि हम स्टैंडर्ड को पहले रख रहे हैं या एक्चुअल को पहले रख रहे हैं, इट डजेंट अफेक्ट एनी वैल्यू, ये इससे फर्क नहीं पड़ता। हम पॉजिटिव या नेगेटिव पे जा ही नहीं रहे। हम एक्यूरेट मैथमेटिक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ, हम कैलकुलेट कर रहे हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस को बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। और हम लॉजिकल रीजनिंग क्या दे रहे हैं कि हम अगर ज्यादा पे कर रहे हैं, हमने बजटिंग कम की थी उस क्वांटिटी की, प्राइस की, तो हमें ज्यादा पे करना पड़ रहा है। जितना ज्यादा पे करना पड़ रहा है वो हमारे लिए अनफेवरेबल है, क्योंकि हमारी कॉस्ट उतनी अमाउंट से एक्सीड कर रही है। यार एग्जांपल देती हूँ ना कि एक लेट सपोज अगर आपने एक यूनिट बाय करना है रॉ मटेरियल का, ठीक है, आपने उसकी बजटिंग की है 10 रुपी की, जबकि एक्चुअल प्राइस उसकी मार्केट में है 13 रुपी, तो 3 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं। आपने बजटिंग 3 रुपए से कम की थी ना, 3 रुपी से, तो ये 3 रुपी आपका लॉस है। अब उसमें आपने जितनी भी क्वांटिटी आपने बाय की है ना, उन 3 रुपी से मल्टीप्लाई करेंगे, उतना टोटल आपका वेरिएंस का लॉस होगा, यानी कि वो एक कॉस्ट एक्स्ट्रा है आपकी। जब भी एक्चुअल प्राइस एक्सीड करती है ना स्टैंडर्ड प्राइस से मेरा बच्चा, तो वो आपके लिए एडवर्स होता है, ये आपके लिए अनफेवरेबल होता है। समझ आ गई? यस मैम। Okay. So compute the material price variance from the following data. Standard material cost per unit, material issued, अब ये material issued आ रहे हैं साइड पे, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है आपके पास मटेरियल ए की। 2 पीसेस आपके बन रहे हैं एट द रेट ₹1, तो 2 पीसेस को मल्टीप्लाई करेंगे ₹1 से तो 2 रुपी कॉस्ट आएगी, ठीक है। मटेरियल बी के 3 पीसेस बन रहे हैं एट द रेट ₹2, ठीक है, यानी एक पीस आपका 2 रुपी का बन रहा है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 6 रुपी कॉस्ट आएगी 3 पीसेस की, ठीक है। अब मटेरियल इशूड में उन्होंने लिखा है कि मटेरियल ए में आपने 2050 पीसेस इशू किए हैं और मटेरियल बी में आपने 2980 पीसेस इशू किए हैं, ठीक है। assume material A was purchased at the rate of ₹1 and material B at the rate of ₹2.1, ठीक है। अब ये एक्चुअल कॉस्टिंग की बात करें यहाँ पे, कि यहाँ पे आपने अज्यूम करना है कि मटेरियल ए आपने परचेज किया 1 रुपी का, ठीक है, और मटेरियल बी जो है वो 2.10 का परचेज किया आपने, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपकी मटेरियल ए की जो कॉस्ट है वो तो सेम है 1 1, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
तो इसका कोई वेरिएंस का डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। ये तो आपकी जो डिफरेंस है वो कुछ भी नहीं आ रहा प्राइस में, ठीक है। लेकिन मटेरियल बी का अगर आप रेट देखें तो यहाँ पे 2 था, ये 2.10 है, तो जब रेट डिफरेंट होगा वहां वेरिएंस आएगा, ठीक है। यही से आइडिया हो जाता है, क्वेश्चन से आधी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। तो यहाँ पे आपने क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऊपर लिखा हुआ है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस डिफरेंट चीज थी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज डिफरेंट, उसका फॉर्मूला डिफरेंट है। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी दोनों का कैलकुलेट करना है आपने। इसका फॉर्मूला था स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस मटेरियल ए की आपके पास 1 रुपी, एक्चुअल प्राइस भी थी 1, मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल ए की है 2050, ठीक है, 2050। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो जीरो आएगा, जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे 2050 से तो जीरो आंसर आएगा। यानी देर इज नो वेरिएंस इन मटेरियल प्राइस ऑफ मटेरियल ए और प्रोडक्ट ए, ठीक है। द आंसर इज निल, जीरो। देर इज नो वेरिएंस, बोथ एक्यूरेट फॉर कॉस्टिंग हुई है प्रोडक्ट ए की, मटेरियल ए की, जिसमें आपकी जो फोरकॉस्टेड मटेरियल की प्राइस थी वो आपकी एक्चुअल प्राइस से एग्जैक्ट मैच की है। सो देर इज नो डिफरेंस, देर इज नो वेरिएंस, ठीक है, राइट। या ये एक्चुअल आपकी बजटिंग या जो बजटेड आपकी इंफॉर्मेशन होती है ना, वो आपकी एक्चुअल इंफॉर्मेशन से 100% मैच करती हो, जिसमें एक्चुअल आप उतना ही पे करें जितना फोरकास्ट कर रहे हैं, तो वहां पे आपका वेरिएंस बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। मटेरियल बी, आप प्राइस की वजह से वेरिएंस आ रहे हैं। आपकी स्टैंडर्ड प्राइस थी मटेरियल बी की 2, ठीक है, 2.0, और आपकी एक्चुअल प्राइस है 2.10, दिस वन 2.10। दोनों का डिफरेंस लिया, एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, विच इज 2980। जब माइनस किया टू में से 2.10 को, 0.10 आया, 0.10 को मल्टीप्लाई किया 2980 से, ठीक है, तो आपके पास 298 आ गया, विच इज अनफेवरेबल। क्यों? क्योंकि आप एक्चुअल प्राइस आपकी ज्यादा है 0.10 से। मल्टीप्लाई कर लें, अब वैल्यू ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नहीं की इस चीज की, तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ लगे तो उसको करेक्ट कर लें। कभी कभी इनकी भी इंफॉर्मेशन जो होती है उनमें कैलकुलेशन के इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस अनफेवरेबल आ रहा है 298 से। क्यों? क्योंकि आपकी एक्चुअल कॉस्ट मटेरियल बी की एक्सीड कर गई थी विथ 0.10, ठीक है। उसकी वजह से आपने उस एक्सेसिव रेट पे तमाम यूनिट्स जितने इशू किए थे उससे मल्टीप्लाई किया, तो टोटल कॉस्ट आपकी उन तमाम यूनिट्स की 298 कंबाइन एक्सीड की, तो ये मटेरियल बी की आपको पे करनी पड़ी है। गॉट इट? आगे मूव करें। If you have any confusion, please do let me know. ये आपने पढ़ के आना है, ठीक है। ओके, सो द मटेरियल क्वांटिटी हर यूसेज वेरिएंस। अब यहाँ पे हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात की थी, अब मटेरियल क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस की बात कर रहे हैं। उस चार्ट को रिकॉल करें कि हमने क्या क्या पढ़ना था। पहले मटेरियल कॉस्ट की बात की थी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की बात की थी, वो हमने किया। फिर हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस को देखा। अब मटेरियल क्वांटिटी और यूसेज वेरिएंस की बात करें। Material quantity or usage variance results when actual quantities of raw material used in production differ from standard quantities that should have been used to produce the output achieved. वो मटेरियल क्वांटिटी, ठीक है, जब डिफर करती है आपकी एक्चुअल क्वांटिटी से, तो वो डिफरेंस आपका, ठीक है, फेवरेबल या अनफेवरेबल आता है, ठीक है। It is that portion of the direct material cost variance which is due to difference between the actual quantity used and standard quantity specified. कितनी आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज की है और कितनी आपने स्पेसिफाई की थी स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक पीरियड की डायरेक्ट मटेरियल की यूसेज के लिए, ठीक है। अब इट कैन बी कंप्यूटेड बाय यूजिंग द फार्मूला। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। यहाँ पे आपने क्या किया था,
पिछले में स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सो दिस वेरिएंस इज फेवरेबल when the total actual quantity of direct material used is less than the total standard quantity allowed for actual output। अगर एक्चुअल में कम क्वांटिटी यूज करें हैं डायरेक्ट मटेरियल की, देन द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउ जितनी अलाउ की गई है एक्चुअल आउटपुट के लिए, तो फिर आपका फेवरेबल रिजल्ट होगा कि आपने कम मटेरियल में यूज करते हुए, कम मटेरियल स्टैंडर्ड मटेरियल से यूज करते हुए आपने आउटपुट दी है, एक्चुअल आउटपुट दी है, ठीक है, तो उससे आपकी कॉस्ट कम लग रही है। ये आपका मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको। ऑल्सो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? अच्छा, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस अगर आप ये देखें तो आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये था, दिस वन। अब यहाँ पे उसी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का उन्होंने एक और फॉर्मूला दिया है, ये वही चीज है, डिफरेंस नहीं है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का एक और फॉर्मूला है, वो भी था और ये भी है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जब इन दोनों को प्लस करते हैं तो आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। यानी कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो हम कैलकुलेट कर लिया, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हम जो कैलकुलेट करेंगे, उन दोनों को कैलकुलेट करके जब उनको ऐड करते हैं तो आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आता है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है उनके पास, सवाल देखते हैं एग्जाम्पल 4। The standard cost of material for manufacturing a unit of particular product PEE is estimated as follows: 16 kg of raw material at the rate ₹1 rupees per kg। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए आपका जो स्टॉक लग रहा है यानी रॉ मटेरियल लग रहा है वो 16 kg का रॉ मटेरियल लग रहा है, जिसकी कॉस्ट है 1 रुपी पर केजी। 1 kg 1 रुपी का है। On completion of the unit, it was found, जब यूनिट्स कंप्लीट हो गए तो आपको ये पता चला that 20 kg of raw material costing ₹1.5 kg per kg has been consumed। कि आपका 20 kg रॉ मटेरियल यूज हो रहा है और उसकी पर केजी जो कॉस्ट यूज हुई है, कंज्यूम हुई है, वो 1.50, यानी आपका रॉ मटेरियल भी ज्यादा लग रहा है 4 kg और 0.50 आपकी पर केजी रुपी कॉस्ट भी एक्स्ट्रा लग रही है, ठीक है। कंप्यूट मटेरियल वेरिएंस, उन्होंने कहा कि मटेरियल वेरिएंस को कैलकुलेट करना है आपने, ठीक है। अब मटेरियल वेरिएंस के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती हैं आपकी? मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाता है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आ जाती है, ठीक है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाती है, ये 3 चीजें आ जाती हैं। जब मटेरियल वेरिएंस की बात करें ना, तो मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी और मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ये तीनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। उन्होंने यहाँ पे ये स्पेसिफाई नहीं किया कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करें, उन्होंने सिर्फ कहा है कि मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करें, जिसमें आपको ये तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस था उसके 2 फार्मूलाज थे कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस को ऐड करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो पहले मैंने क्वेश्चन करवाए हैं जिसपे कि आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तब भी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। दोनों में से कोई भी एक चीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी डाटा आपके पास सिर्फ पहले वाले फार्मूले का होता है जो मैंने पहले करवाया था, ठीक है। कभी कभी डाटा आप देख लें, डाटा के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने दोनों तरह से किया है। अब सबसे पहले आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला था? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, कुछ फॉर्मूलाज आपको याद करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास थी ₹1, ये देख लें, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल की इंफॉर्मेशन है ये। सेकंड पैराग्राफ में आपके पास एक्चुअल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन है, तो ₹1 पर केजी आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है, एक्चुअल प्राइस आपकी थी 1.50 पर केजी, 1.50 एक्चुअल प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी आपकी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो 20 kg लगी है, तो वो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी थी, माइनस किया 0.50 डिफरेंस आ रहा है प्राइस का, मल्टीप्लाई किया 0.50 को 20 से, तो ₹10 आ रहा है। ₹10 आपके लिए अनफेवरेबल है। किस तरह से अनफेवरेबल है आपके लिए? क्योंकि
0.50 से आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ी है, एक्चुअल प्राइस एक्सीड करिए इतनी अमाउंट से, ठीक है। तो ये एडवर्स या अनफेवरेबल साइन है आपके लिए, ठीक है। गॉट इट। मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या थी आपके पास 16 kg, एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी आपके पास 20 kg, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा यूज हुई है, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस है ₹1, ठीक है। डिफरेंस लिया, मल्टीप्लाई किया 1 से तो ₹4 आपके पास एडवर्स या अनफेवरेबल है, यानी कि ₹4 एक्स्ट्रा आपको मटेरियल का पे करना पड़ा है, एक्स्ट्रा मटेरियल क्वांटिटी का, ये एक्स्ट्रा मटेरियल यूसेज का आपको पे करना पड़ा है। गॉट इट। मटेरियल यूसेज को मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं आप, मटेरियल यूसेज वेरिएंस बोले, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस बोले, दे बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट में से जब एक्चुअल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना था तो आपके पास मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ रहा था। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या था आपके पास, स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस थी ₹1 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी 16, मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। एक्चुअल कॉस्ट क्या था, एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस 1.50 थी और एक्चुअल क्वांटिटी 20 थी, तो 20 को 1.50 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आप देखें एक्चुअल कॉस्ट आपकी 30 है और आपकी स्टैंडर्ड जो कॉस्ट है आपकी 16 है, यानी कि आपकी एक्सीड कर रही है कितनी 14 से एक्चुअल कॉस्ट। तो 14 एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ रहा है 1 प्रोडक्ट 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए। ये 1 यूनिट प्रोडक्शन की एक्स्ट्रा कॉस्ट है जो आपकी बजटेड से कंपेयर हो रही है, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। तो ये अनफेवरेबल है। हमने बात की थी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को हम इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस, दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आप ये देखें कि आपका था 10 + 4, ये 14 नहीं है, ये गलत लिखे इन्होंने, ये 10 + 4 है, 4 है ये, ठीक है। 10 + 4, तो ये 10 + 4 14, ये दोनों आपकी वैल्यूज सेम आ रही हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन। ये 14 की जगह 4 है, जी। इसमें कोई सवाल, कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। समझ आ गए। यस मैम। ओके, यस मैम। आगे मूव करें। ओके, मटेरियल मिक्स वेरिएंस रिजल्ट्स when materials are not actually placed into production in the same ratio as a standard formula, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस वो उसको कहते हैं जब आप मटेरियल को एक्चुअली उस पोर्शन से प्लेस नहीं कर रहे होते जिस पोर्शन से, ठीक है, इन प्रोडक्शन इन द सेम रेशियो एज द स्टैंडर्ड फार्मूला की बेस पे नहीं कर रहे होते, उसको देखते हैं आगे। इट इज दैट पोर्शन ऑफ द मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस which is due to the difference between the actual composition of a mixture and a standard mixture। इसको जब प्रैक्टिकली देखेंगे ना तो आपको सही समझ आएगी ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम। It can be computed using the formula material mix variance equal to revised standard quantity minus actual quantity multiply by standard price, ठीक है। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टोटल वेट और क्वांटिटी ऑफ एक्चुअल मिक्स को डिवाइड करेंगे टोटल वेट और क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी। टोटल वेट यानी कि अगर आपके प्रोडक्ट्स बहुत मिक्स प्रोडक्ट्स या बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं
तो उनकी कॉस्ट को ऐड करेंगे या उनकी क्वांटिटी को ऐड करके टोटल क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे टोटल वेट से, स्टैंडर्ड वेट से, तो आप स्टैंडर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये मटेरियल मिक्स वेरिएंस है आपके पास। अब इसको देखते हैं आगे। आपके पास सवाल है, कैलकुलेट द मटेरियल मिक्स वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग। अभी तक हमने क्या क्या किया है, कोई मुझे बता सकते हैं अभी तक हमने क्या क्या किया है? एक हमने मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट किया है, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस कैलकुलेट किया है, और मटेरियल कॉस्टिंग वेरिएंस मटेरियल कॉस्टिंग वेरिएंस कैलकुलेट किया है। ये 3 चीजें हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस की। ठीक है, ये सब मटेरियल की बातें हो रही हैं, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। ठीक है, तो आप कैलकुलेट द मटेरियल मिक्स वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग मटेरियल ए एंड बी, स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। स्टैंडर्ड में आपके पास 90 यूनिट्स और एक यूनिट की प्राइस है ₹12, एक्चुअल में 100 यूनिट्स और एक यूनिट की प्राइस है ₹12। ठीक है, यानी कि जो कॉस्ट है वो दोनों की सेम है, यूनिट्स डिफर कर रहे हैं। बी मटेरियल में आपके पास 60 यूनिट्स एट द रेट ₹15 और एक्चुअल में 50 यूनिट्स एट द रेट ₹16। यूनिट्स कम बन रहे हैं लेकिन आपकी जो प्राइस है वो ₹1 से एक्सीड कर रही है, और स्टैंडर्ड में टोटल आपके पास 150 यूनिट्स बन रही हैं, जबकि आपकी देखें कि आपके टोटल यूनिट्स जो है वो सेम है स्टैंडर्ड और एक्चुअल में। ठीक है, अब सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। हम इनको टोटल स्टैंडर्ड और एक्चुअल की टोटल कॉस्ट वाले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी की, यानी मटेरियल ए और मटेरियल बी की। क्वांटिटी थी आपकी 90 यूनिट्स, रेट आपका था स्टैंडर्ड का 12, मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 1080 आ गया। प्रोडक्ट बी या मटेरियल बी की आपकी यूनिट से 60, ठीक है, उनका रेट था 15, मल्टीप्लाई किया 900 आ गया। दोनों को प्लस किया तो इनको प्लस करें अगर 1080 और 900 को तो 1980 आ रहा है। क्वांटिटी को अगर आप करें तो 150 आ रहा है। यहाँ पे क्वांटिटी लिखी भी हुई है, दोनों की क्वांटिटी सेम है। यहाँ पे आपके पास 100 यूनिट्स हैं, रेट आपके पास 12 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो 1200 आ गया। 50 को मल्टीप्लाई किया 50 यूनिट्स और 16 रेट 800 आ गया। तो 150 क्वांटिटी की आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपकी है 2000 और 150 टोटल क्वांटिटी की आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है 1980। यानी यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट एक्सीड हो रही है, थोड़ी बहुत कम अमाउंट से एक्सीड हो रही है। ठीक है, तो अब देखें हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें मटेरियल मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। ये टेबल उन्होंने वापस प्लेस किया हुआ है जिसकी अभी हमने कैलकुलेशन की है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस की आपके पास फार्मूला क्या था, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हमारे पास जो हमने पहले फार्मूला देखा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, यहां पे उन्होंने लिखे सिंस स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स आर सेम, स्टैंडर्ड मिक्स एंड एक्चुअल मिक्स यानी क्वांटिटी पर्सपेक्टिव से 150 यूनिट्स ही हैं, हेंस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी विल बी सेम। कि जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो दोनों तरह से सेम रहेगी। अब प्रोडक्ट ए या मटेरियल ए की अगर आप देखें, ठीक है, आपके पास फॉर्मूला ये आ रहा है। अगर आप नोटिस करें कि जो प्रोडक्ट ए का आपके पास फॉर्मूला था वो था 12, आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस थी। ठीक है, प्रोडक्ट ए की स्टैंडर्ड प्राइस थी वो आपके पास 12 थी। ठीक है, राइट, दिस वन। और उसमें आपके पास रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपके पास है 90 और आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास क्या है 100। ठीक है, 90 में से 100 को माइनस किया 10 आया, डिफरेंस 10 आ रहे, 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 120। अब यहाँ पे एडवर्स लिखा हुआ है, एडवर्स किस तरह से आ रहे हैं कोई बता सकता है मुझे? मैम एक्चुअल क्वांटिटी ज़्यादा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, जबकि रेट आपका ठीक है, सेम है। ठीक है, तो इसकी वजह से आपकी रॉ मटेरियल की क्वांटिटी सेम यूनिट्स प्रोड्यूस सेम रेट के ऊपर प्रोडक्शन के लिए ज्यादा मटेरियल या रॉ मटेरियल लग रहा है,
इसकी वजह से 120 आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट एक्स्ट्रा लग रही है प्रोडक्ट ए की, विच इज अनफेवरेबल। हो सकता है कि आपने इनएफिशिएंट रिसोर्सेज को यूज किया है, इट कुड बी एनी रीजन, ठीक है। प्रोडक्ट बी आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस है, ये फार्मूला यूज हो रहा है, ये टॉप फार्मूला, ठीक है। आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस है 15, जिनमें से आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी थी 60 और एक्चुअल क्वांटिटी थी आपकी 50, दिस वन, ठीक है। माइनस किया, आपके पास 10 आया, 10 को 15 से मल्टीप्लाई किया 150। यहाँ पे आपकी एक्चुअल क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, यानी आपका रॉ मटेरियल कम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। इतने यूनिट्स को या इतनी उसको बनाने के लिए, इस रेट के ऊपर बनाने के लिए, तो यहाँ पे 150 जो है वो फेवरेबल है। क्वांटिटी रॉ मटेरियल की जब भी कम कंज्यूम होती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि रिजल्ट्स आपके फेवरेबल होते हैं। अब क्योंकि एक ही कंपनी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो जो अनफेवरेबल या फेवरेबल रिजल्ट्स होते हैं उनको आपस में ऑफसेटिंग करके देखते हैं कि कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट हमें लगती है। क्योंकि बजटिंग तो हो गई, आपने सारा का सारा जो फंडिंग्स हैं वो भी दे दी डिफरेंट डिपार्टमेंट को, वहां पे लॉस की ऑफसेटिंग सबसे पहले उन ऑपरेशंस के साथ करनी है जिनमें आपने फोरकास्टिंग की थी। तो ये आपका एडवर्स था और ये फेवरेबल था, लेकिन स्टिल आप देखें कि 30 रुपीज से फेवरेबल अमाउंट आपकी ज्यादा है। तो ये 30 रुपी टोटल आपका फेवरेबल है, कि आपका फेवरेबल था 150 माइनस अनफेवरेबल 120 फॉर प्रोडक्ट ए, ऑफसेटिंग की तो 30 रुपीज स्टिल आपका बच रहा है। गॉट इट? ₹30 स्टिल आपका बच रहा है। इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। ओके, जस्ट अ मिनट बच्चे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ टन ऑफ केमिकल एक्सेस। अब यहाँ पे आपके पास स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्टिंग यूज हो रही है टू प्रोड्यूस अ टन ऑफ केमिकल एक्सेस 300 kg ऑफ मटेरियल ए, ठीक है। अब ये 300 की जगह इसको आपने 30,000 कंसिडर करना है, क्वेश्चन के सॉल्यूशन में डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। वैल्यू जो है वो डिफर कर रही है, तो ये 300 नहीं है, दिस इज 3000, दिस इज 4000, सॉरी दिस इज 30,000, दिस इज 40,000 एंड दैट इज 50,000, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका 30,000 है, इस पर 2 zeros और ऐड कर लीजिएगा, ये 40,000 है और ये 50,000 है। तो 30,000 kg ऑफ मटेरियल ए एट द रेट 10 रुपी पर kg, 40,000 kg of material B at the rate rupees 5 rupee per kg, 50,000 kg of material C of rupees 6 rupee per kg, ठीक है। ये आपकी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है जिसमें आप टन ऑफ केमिकल एक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ड्यूरिंग अ प्रोडक्ट पीरियड 100 tons of mixture were produced from the usage of this, ठीक है। अब ये जो आपकी प्रोडक्शन की बात करें या यूसेज की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं। 35 टन, 1 टन के अंदर आपके कितने केजीज होते हैं? 1000 ना, 1 टन इक्वल टू 1000 केजी, राइट। तो ये 35,000 है, ये 42,000 है और ये 53,000 है, अगर केजी के अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है। अगर केजी के अंदर कन्वर्ट करें, ठीक है। तो हम अगर केजी के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये इसकी प्राइस भी, क्योंकि हम थाउजेंड्स में कन्वर्ट करें ना, तो अगर ये भी केजी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 9,000 की जगह इसकी 9 रुपी पर प्राइस हो जाएगी, ठीक है। गेटिंग इट? 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम, ठीक है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा है केजीस में, तो इसको भी हम केजीस में रखेंगे। 1 टन इक्वल टू 1000 kgs, तो 35,000, 42,000 एंड 53,000,
ठीक है। मटेरियल एक की कॉस्ट जो है वो 9,000 पर टन है, तो पर केजी वो 9 हो जाएगी। 42,000 टन मटेरियल बी की कॉस्टिंग अगर 6,000 पर टन है, वो 6 रुपी पर केजी हो जाएगी। 53,000 टन केजीज की मटेरियल सी की अगर कॉस्ट 7,000 पर टन है, तो वो 7 रुपी पर केजी हो जाएगी। ठीक है। यहाँ कैलकुलेट करना है मटेरियल प्राइस, यूसेज एंड मिक्स वेरिएंस। गॉट इट? सवाल की समझ आ गई है? क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो पूछें, फिर आगे मैं तब चलूंगी। मैम आ गई है समझ। ओके बच्चे, इस सवाल को ना मैं खुद सॉल्व करती हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा। उन्होंने कहा है कैलकुलेट करें मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूसेज और मिक्स वेरिएंस। मटेरियल प्राइस हमने कैलकुलेट करनी है, लेकिन उससे पहले हम टोटल कॉस्ट स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की कैलकुलेट करेंगे, लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले आ रहा है मटेरियल, जिसमें हमारे पास आ रही है मटेरियल ए, बी और सी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी, क्वांटिटी मैंने आपको बताया था ये 300 नहीं 30,000 है। ठीक है। सॉल्यूशन में उन्होंने 40 ये वाली अमाउंट मेंशन की, वो की थी 50,000। ठीक है। अब इन तमाम कॉस्ट को अगर आप प्लस करें, 50,000 प्लस 40,000 प्लस 30,000, तो आपके पास 120,000 आ रही है। ठीक है। और ये आपके पास रेट आ रहा है, रेट आपके पास है 10 रुपी पर केजी, 5 रुपी पर केजी और 6 रुपी पर केजी। ठीक है। और आपके पास जो अमाउंट या कॉस्ट आ रही है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से वो आ रही है आपके पास, मल्टीप्लाई करिए अगर आपको पता चल जाएगा, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 3 लाख। 40,000 को 5 से किया तो आपके पास 2 लाख, राइट। और 50,000 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 6 लाख। पहले फिगर को, पहले डिजिट को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करें ना, तो बाकी जीरोस और ऐड कर दें, तो वहां से भी क्लियर हो जाता है आपको। अब इन तीनों को आप प्लस करेंगे, 3 लाख प्लस 2 लाख, ठीक है, प्लस 3 लाख, ये 5 प्लस 3 8 लाख। ठीक है। 8 लाख आपके पास आ गए। तो आपकी ये वाली जो इंफॉर्मेशन है, ये आपके पास है स्टैंडर्ड की। अब हम एक्चुअल की कैलकुलेट करते हैं, जिनमें हमारे पास ये तीन इंफॉर्मेशन तो एज इट इज आ जाएंगी। ठीक है। क्वांटिटी ए बी सी, ठीक है। सॉरी, क्वांटिटी, ये आपके पास मटेरियल आ रहा था, आपके पास क्वांटिटी है 35,000। यहाँ पे ऑलरेडी ये चीज मेंशन है, इसका कॉलम मैंने नहीं बनाया। ठीक है। 42,000 और मटेरियल सी का है 53,000। ठीक है। रेट आपके पास क्या आ रहा है, केजी में कन्वर्ट करें इसको, 1 टन इक्वल टू 1000 kg। ठीक है। सो आपका जो रेट होगा, ये पर टन है 9,000, ये पर केजी आपका 1 हो जाएगा। इस 9,000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 9 आएगा, विच इज बेसिकली, एक सेकेंड रुकिएगा, मुझे कॉल आ रही है एक इंपॉर्टेंट।
ओके बच्चे, रेट है आपके पास 9, 6 एंड 7, ठीक है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, 35,000 मल्टीप्लाई 9, 315,000। आप बाकी मल्टीप्लाई करके बताएं मुझे आप। जी बताइएगा। 42,000 मल्टीप्लाई 6, 252, और आपके पास लास्ट में आ रहे हैं 53,000 मल्टीप्लाई 7, 371,000। अब टोटल कॉस्ट को अगर आप देखें तो आपके पास वैल्यू आ रही है और आपकी एक्चुअल क्वांटिटी आ रही है, इनको प्लस करेंगे आप, ठीक है। 130,000 के अगेंस्ट जो टोटल कॉस्ट है आपकी एक्चुअल वो 938,000 है, और 120,000 के अगेंस्ट आपकी टोटल कॉस्ट है 8 लाख, ठीक है, राइट। तो आपने क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, मटेरियल प्राइस, यूसेज एंड मिक्स वेरिएंस। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे मटेरियल प्राइस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को, या मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कुछ भी कैलकुलेट पहले कर सकते हैं। हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू, आपके पास फॉर्मूला था स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ये आपके पास फॉर्मूला था, ठीक है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट की है आपके पास 8 लाख जो आपने कैलकुलेट की टोटल, माइनस एक्चुअल कॉस्ट के 938,000, ठीक है। उन दोनों को जब आपने सब्ट्रैक्ट किया तो आपके पास आ रहा है 13,800। अब ये आपके पास अनफेवरेबल है, व्हाई? बिकॉज आपकी एक्चुअल कॉस्ट एक्सीड कर रही है इतनी अमाउंट से, आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट कम है, ठीक है, विद दिस अमाउंट, सो दैट इज अनफेवरेबल। हमने कैलकुलेट किया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस को, जिसको एमसीवी भी बोला जाता है, ठीक है। अब मटेरियल प्राइस वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपके पास, बताएंगे? ये प्रोडक्ट ए की बात कर रही है, यहां मैं लिख देती हूँ ए प्रोडक्ट, ठीक है, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट, जी। तो आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस क्या आ रही है प्रोडक्ट ए की, 10 लिखा हुआ है ना। एक्चुअल क्या है 9, मल्टीप्लाई आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी क्या है प्रोडक्ट ए की 35,000, राइट। तो ये अब आपके पास डिफरेंस आ रहा है 1 का, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35,000 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा 35,000। अच्छा मुझे बताएं कि ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है, फेवरेबल है अनफेवरेबल है, बताएं मुझे अनफेवरेबल। कैसे। मैम एक्चुअल प्राइस कम है स्टैंडर्ड प्राइस से। अभी क्या बताया था मैम आपको फेवरेबल है। जी, उल्टा बोलते हैं आप लोग। फेवरेबल है बच्चे, एक्चुअल प्राइस कम होती है तो कम पे करना पड़ता है, कॉस्ट कम लग रही है। स्टैंडर्ड बजटेड डाटा होता है, एक्चुअली में एग्जीक्यूशन जो होती है डाटा की, ये वो होता है। आप कम प्राइस पे कर रहे हैं जबकि आपने बजट ज्यादा बनाया था, तो आपके पैसे बच रहे हैं, वो फेवरेबल है आपके लिए, ठीक है। अब प्रोडक्ट बी की स्टैंडर्ड प्राइस क्या है आपके पास 5, एक्चुअल प्राइस है आपकी 6, मल्टीप्लाई करेंगे आप एक्चुअल क्वांटिटी से, एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 42,000, तो आपके पास रिजल्ट आ रहा है 1, मल्टीप्लाई किया आपने 42,000 से, तो आपके पास 42,000
अब आप ये बताएं कि ये फेवरेबल है अनफेवरेबल है? जी बताइएगा। जल्दी से बताएं, अनफेवरेबल है फेवरेबल है? अनफेवरेबल। एग्जैक्टली क्योंकि आपकी एक्चुअल प्राइस 6 है और आपकी स्टैंडर्ड प्राइस 5 है प्रोडक्ट बी की, ठीक है, तो अनफेवरेबल है। उसके बाद आपकी स्टैंडर्ड प्राइस है प्रोडक्ट सी की 6 माइनस एक्चुअल प्राइस आपकी 7 मल्टीप्लाई किया आपने एक्चुअल क्वांटिटी से विच इज 53,000, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 1 डिफरेंस आ रहा है और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 53,000 से, तो आपके पास 53,000 ही आ रहा है। तो ये आपके पास फेवरेबल है अनफेवरेबल? अगेन फेवरेबल है। कैसे? बच्चे आपकी एक्चुअल प्राइस अनफेवरेबल। आपकी 7 है, ज्यादा है, आपकी Unfavorable. स्टैंडर्ड कम है 1 रुपी से, तो अनफेवरेबल। चीज को आपने देखना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब आप टोटल करेंगे, आप ये देखें कि आपने ऑफसेटिंग करनी है क्योंकि एक ही कंपनी के 3 प्रोडक्ट्स हैं और टोटल लॉस या टोटल फेवरेबल गेन जो है वो डिटरमिनेट करना है। अब अनफेवरेबल को पहले प्लस कर दिया 42,000 प्लस 53,000, क्या अमाउंट है आपके पास? हम करते हैं अनफेवरेबल को माइनस कर लेते हैं फेवरेबल से, तो आपके पास 53 प्लस 42 कितना है? 95,000। 95,000 ये अनफेवरेबल को प्लस करके है, माइनस फेवरेबल इज 35,000, क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? 60,000। 60,000. 60,000 आप कंपनी के लिए अनफेवरेबल है, यानी इतना एक्स्ट्रा कॉस्ट उनकी पे हो रही है, ठीक है। ऑफसेटिंग के बाद भी इतनी कॉस्ट उनकी लग रही है, और अगर यहाँ पे भी फेवरेबल ना होता, इवन जीरो भी होता, तो इन दोनों को प्लस करके टोटल कॉस्ट आपकी 95,000 अनफेवरेबल होती। गॉट इट? तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया मटेरियल प्राइस वेरिएंस को, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप नहीं बोल रहे तो आपको नहीं है, ठीक है। मैम कुछ स्टूडेंट्स लॉबी में एक्सेप्ट कर ले रिक्वेस्ट। बड़ी जल्दी नहीं लॉबी में आए ये लोग? मैम पता नहीं कुछ का डिस्कनेक्ट हो रहा है ना बार बार, तो इस वजह से। हमारा क्यों नहीं डिस्कनेक्ट होता, ये उन्हीं का क्यों होता है बच्चे? मैम किसी किस एरिया में वाईफाई का इशू है। अच्छा चलिए ठीक है, अभी कोई भी लॉबी में वेट नहीं कर रहा तो मैंने कर लिया, बाकी देख लें। ओके, आगे हम चलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस पे। हमने पहले किया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट किया, फिर मटेरियल प्राइस, अब मटेरियल यूसेज वेरिएंस, इसको मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी कहते हैं हम। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इक्वल टू, अब इसका एक फार्मूला क्या था हमारे पास? स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई किससे करते हैं हम? स्टैंडर्ड प्राइस से, ठीक है। अब आपके पास जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही है प्रोडक्ट ए की, यहां पे लिख देती हूँ ए बी सी, 3 प्रोडक्ट हैं, 3 बार कैलकुलेशन होगी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपके पास 30,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है 35,000 मल्टीप्लाई, आपके पास स्टैंडर्ड प्राइस है 10, ठीक है। तो डिफरेंस आ रहा है 5,000 का, मल्टीप्लाई किया 10 से, तो आपके पास क्या आ रहा है? 50,000। अब ये क्या है आपके लिए, कंपनी के लिए? Unfavorable. क्वांटिटी ज्यादा यूज हो रही है एस्टिमेटेड क्वांटिटी से, तो ज्यादा क्वांटिटी यूज होने का मतलब कि रॉ मटेरियल ज्यादा कॉस्ट इनकर्ड कर रहा है प्रोडक्ट ए के लिए,
तो ये अनफेवरेबल या एडवर्स कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब सेकंड में आपके पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रोडक्ट की 40,000, एक्चुअल क्वांटिटी है 42,000, ठीक है। मल्टीप्लाई किया आपने स्टैंडर्ड प्राइस से, तो स्टैंडर्ड प्राइस आपकी 5 है, तो 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपके पास आ रहा है 10,000। ये आपके लिए क्या है, अनफेवरेबल, ठीक है। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपकी 50,000 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी है आपकी 53,000, इस टेबल को साइड पे देख सकते हैं आप, ठीक है। मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस है आपके पास 6 रुपी पर केजी, तो 3000 का डिफरेंस आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो आपके पास आ रहा है 18,000, ठीक है। ये क्या है, एक्चुअल प्राइस, आपकी एक्चुअल क्वांटिटी ज्यादा लगी है। अगेन ये आपके लिए एडवर्स है या अनफेवरेबल है, ये तीनों अनफेवरेबल है आपके पास। अब ये जो तीनों की अनफेवरेबल अमाउंट है, इन तीनों को प्लस कर लेते हैं, 50,000 प्लस 10,000 प्लस 18,000, ये 78,000 जो है टोटल तीनों प्रोडक्ट का अनफेवरेबल है, यानी एक्स्ट्रा लॉस है या एक्स्ट्रा एक्सपेंस है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना था, मटेरियल मिक्स वेरिएंस करना था हमने, मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था आपके पास, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पे आपका डिफरेंस क्या हो रहा है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस में, कि यहाँ पे स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई है, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी आउटपुट थी, यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई है, ठीक है। बस ये डिफरेंस है, बाकी फार्मूला मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस का और मटेरियल मिक्स वेरिएंस का सेम है। अब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का के एक फार्मूला था, उसको देख लेते हैं। रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फार्मूला ये था हमारे पास, टोटल एक्चुअल weight of mix divided by total standard weight of mix, और फिर मल्टीप्लाई करना है, इनको डिवाइड करने के बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड वेट ऑफ मिक्स मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। प्रोडक्ट ए बी एंड सी, इन तीनों को कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन। तो प्रोडक्ट ए का हमारे पास टोटल एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स आ रहा है, आप देखें टोटल कितनी वैल्यू आ रही है, जस्ट अ मिनट बच्चे।
ओके जी। अब आप ये देखिए कि टोटल एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स आपके पास आ रहा है 130,000, ये देख लें 130,000। टोटल स्टैंडर्ड मिक्स आपके पास आ रहा है क्वांटिटी का 120,000, ठीक है। जब भी क्वांटिटी में एक्चुअल और स्टैंडर्ड क्वांटिटी में डिफरेंस होगा तभी आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस का, जिस पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी का फार्मूला अप्लाई होगा और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कैलकुलेट होगी। आप देखेंगे पिछला एक क्वेश्चन था जिसमें आपकी टोटल क्वांटिटी स्टैंडर्ड की और एक्चुअल की सेम थी, इसी वजह से ये फार्मूला उस पर अप्लाई नहीं हो सका और वहां उन्होंने एक नोट्स दे दिया था कि यहाँ हम मटेरियल मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि स्टैंडर्ड और एक्चुअल क्वांटिटी इज सेम। यहाँ जब डिफर करेगी तभी सिर्फ इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो है आपके पास मटेरियल मिक्स की, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मिक्स इज 130,000 divided by total standard weight of mix is 120,000, ठीक है। मल्टीप्लाई करने आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट ए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 30,000 अब, ठीक है 30,000, राइट। जब भी आप एक ब्रैकेट के अंदर दो तीन तरह की कैलकुलेशन करते हैं ना, तो वो मैथ्स का फार्मूला अपने याद रखना है। पहले डिवीजन करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। वो जो फार्मूला है आपका एक मैथ्स का रूल होता है ना, उसको अपने याद रखना है। तो पहले डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ रही है, चेक कर लें इसको, 32,500, ठीक है 32,500। बी की आपके पास आ रही है टोटल एक्चुअल वेट ऑफ मिक्स, अगेन आपके पास 130,000 ही है, और टोटल स्टैंडर्ड वेट ऑफ मिक्स 120,000 ही है क्योंकि ये टोटल वैल्यू ले रहे हैं। आपका जो चेंजिंग आएगी वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी में आएगी प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट की, वो आपके पास है 40,000, ठीक है 40,000, ठीक है। तो अब इनकी कैलकुलेशन जब आप करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 130,000 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा यहाँ सॉल्यूशन में ना इन्होंने पता क्या किया है, सॉल्यूशन में उन्होंने डिवीजन को इसी तरह रखा है क्योंकि जब आगे किसी और फार्मूला में यूज करेंगे तो एज इट इज, आप चाहें तो इसको डिवाइड करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट्स अप टू यू, इसमें वो चीज नहीं है, ठीक है। उन्होंने पॉइंट की जगह ना यानी कि डेसिमल वो रखने की जगह उन्होंने इस तरीके से किया है, ठीक है। आगे हम करते हैं 130,000 डिवाइडेड बाय 120,000 मल्टीप्लाई, अब ये 40,000 था, अब ये 50,000 है प्रोडक्ट सी का, 50,000 प्रोडक्ट सी, ठीक है। पहले डिवीजन करेंगे देन मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आ रहा है 16,500 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है 16,500 डिवाइडेड बाय 3 पर केजी, ठीक है। ये आपने रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी अभी कैलकुलेट की है, अभी मटेरियल मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करना है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट होगा, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट होगा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आपने कैलकुलेट की है उसमें से एक्चुअल क्वांटिटी को माइनस करेंगे, देन स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आपके पास यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्रोडक्ट ए की आ रही है, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट ए की रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ रही है आपके पास 32,500। आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी क्या थी, सवाल में देख सकते हैं आप, एक्चुअल क्वांटिटी आपके पास 35,000 थी, वो आपको रट जाना चाहिए आप, ठीक है। मुझे भी याद है 35,000 थी, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास क्या थी, स्टैंडर्ड प्राइस थी ₹10, चेक कर लेते हैं प्रोडक्ट ए की, ये 10, ठीक है। ठीक है, अब हम इनको पहले माइनस करेंगे, 32,500 में से माइनस किया 35,000, देन आपने मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ रहा है 2500, ऐसे ये वैल्यू आ रही है ना, देन आपने मल्टीप्लाई किया 10 से, आपके पास वैल्यू आ गई 25,000 विच इज
आप मुझे बताएं कि क्या आ रही है, एडवर्स है या फेवरेबल है? एक्चुअल क्वांटिटी आपकी ज्यादा हो गई रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, तो आपके लिए अनफेवरेबल है। बी का आपके पास अगेन, बी प्रोडक्ट का रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है आपके पास 130,000 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, माइनस, और आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी है 42,000 क्वेश्चन के अंदर गिवन है, आप उसमें से देख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास है प्रोडक्ट बी की 5 रुपी, ये आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी थी, ठीक है, और ये स्टैंडर्ड प्राइस है प्रोडक्ट बी की। तो प्रोडक्ट बी की 5 रुपी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। अब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, पहले आप 130,000 को डिवाइड करेंगे 3 से, जो वैल्यू आएगी देन माइनस करेंगे 42,000 से, ठीक है, और फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो आपके पास वैल्यू आ रही है 6667। चेक कीजिएगा, ये आपके पास अनफेवरेबल है फेवरेबल है, बता सकता है कोई? वो तब बता सकते हैं जब आप इसको डिवाइड करें, पहले को डिवाइड करके बता फेवरेबल। सकते हैं मुझे? ये पहले आप मुझे 130,000 को डिवाइड करके बताएं क्या वैल्यू आ रही है डिवाइडेड मैम बाय 3। 43,333। ओके, 43,000 आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, जो स्टैंडर्ड आपकी क्वांटिटी इंक्रीज करके रिवाइज्ड, और आपकी एक्चुअल क्वांटिटी कम है, तो ये आपका रिजल्ट फेवरेबल है, ठीक है। उसके बाद अगेन सी पार्ट आपका 162500 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी आपकी प्रोडक्ट सी की 53,000 है, आप देख सकते हैं, मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड प्राइस आपकी क्या थी 6 रुपी, हमने ऊपर अभी चेक किया था। इनकी कैलकुलेशन करेंगे, अगेन आपके पास रिजल्ट आ रहा है 7,000 विच इज ऑल्सो फेवरेबल। किस तरह से फेवरेबल है कि पहले हम इनकी वर्किंग कर लेते हैं कि 162500 डिवाइडेड बाय 3 54,000 आ रहा है, और ये आपका 53 है, तो 1000 से आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट है वो ज्यादा है जबकि एक्चुअल कॉस्ट कम है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आपका इतनी अमाउंट से फेवरेबल है। तो आप टोटल आप फेवरेबल और अनफेवरेबल देखेंगे, दोनों फेवरेबल वाली अमाउंट को प्लस करेंगे, दिस वन प्लस दिस वन, ये आपकी टोटल फेवरेबल अमाउंट होगी। अब आपने क्या करना है कि इस फेवरेबल अमाउंट में से अनफेवरेबल अमाउंट जो आपके पास है 25,000 उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो इतनी आपके पास जो है अनफेवरेबल अमाउंट आ रही है, ठीक है। टोटल में इतनी अमाउंट आपके पास अनफेवरेबल आ रही है। एनी कंफ्यूजन बच्चे? कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। नो मैम। क्लियर है ना? हमने क्या क्या कैलकुलेट किया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस हमेशा तब कैलकुलेट होगा, रिमेंबर दैट, जब आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी में डिफरेंस होगा, तभी आपका मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट हो सकता है। यानी कि मटेरियल मिक्स वेरिएंस कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। वो तभी होता है जब आपकी तमाम प्रोडक्ट मटेरियल की, बच्चे माइक म्यूट करें, मुझे मेरी आवाज वापस आ रही है। वो तब होता है जब आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी डिफर कर रही होती है, क्यूमुलेटेड, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है ये 20 स्लाइड्स होगी आपकी, इनको प्रैक्टिस करें ताकि फिर हम आगे मूव करें। ये बस एक छोटे से सवाल के बाद ना आपका ये लेबर वाला स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बल्कि ये वाला जो सवाल है ना, ये भी इसी की तरह ही है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा मटेरियल यील्ड वेरिएंस की, ठीक है। इसका सॉल्यूशन भी इसमें है,
तो ये इस पे बात कर लेंगे, अगर आपको समझ ना आई तो मैं करवा दूंगी, वरना हम डायरेक्ट लेबर वेरिएंस पे चले जाएंगे, ठीक है? एनी कंफ्यूजन? मैम जिस क्वेश्चन की भी आप बात कर रही हैं हम लोग खुद करना है उसकी पिक लेने दें प्लीज। जी जी श्योर ले आओ।